रिक्षा चालक, विद्यार्थी, तरुण, नोकरदार, सगळे सीए, उद्योजक, सर्व प्रोफेशनल्स, सगळे इंजिनियर, प्राध्यापक, पत्रकार, व्यावसायिक क्षेत्रातले म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातले सर्व व्यापारी, सर्व क्षेत्रातले दुकानदार, म्हणजे छोट्यातला छोट्या टपरीपासनं तर मोठ्यातल्या मोठ्या शोरूम पर्यंतचे सर्व लोक, सर्व साहित्यिक, सर्व कलाकार, सर्व राजकीय क्षेत्रात काम करणारे जे कार्यकर्ते आहेत, सोबतच सर्व संपादक, पत्रकार यांच्याशी चर्चा करून हा वचननामा आम्ही तयार केला आहे। आम्ही ईमेलवर सूचना मागितल्या होत्या, शेकडो सूचना त्याच्यावर आहेत। आमच्या इंस्टाग्रामवर, आमच्या अकाउंटवर, आमच्या पेजेसवर सगळ्या सूचना आल्या, त्याचा अंतर्भाव आम्ही याच्यात केला आहे। सर्वांच्या सूचनेनुसार हा वचननामा आम्ही तयार केला आहे, तो आपल्या सगळ्यांसमोर ठेवतो आहे। मुळात हा वचननामा नागपूर शहरातला जो शेवटचा व्यक्ती आहे त्याच्यापर्यंत जे काम नितीनजींनी आजपर्यंत केलं आहे ते सगळ्यांच्या समोर आहे। ते काही खूप मी सांगायची गरज नाही, आणि जे काम यानंतर नितीनजी पुढच्या 5 वर्षात करणार आहे त्याचा एक लेखाजोखा आम्ही तुमच्यासमोर मांडला आहे। आपण सगळेजण या वचननाम्याच्या प्रेसला आले त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचा आभारी आहे। मी माननीय नितीनजींना विनंती करतो की त्यांनी सुरुवात करावी। जयप्रकाश जी ऊपर आओ। जिला सगळ्यांना थोडे जवळ जवळ आहे अशा ये जयप्रकाश खाली बस, खाली बस। अच्छा तुम हाँ, ये पीछे में जो तू बैस एकदा उभं राहून फोटो हो शंकरजी आता आला उभे राहा तुमचा सगळ्यात धरून फोटो काढा। जरा खाली कर। थैंक यू। मेरा कागज ठेवला तो सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को कापियां मिल गई होगी। हमारे समिति के सदस्यों से निवेदन है कि सभी पत्रकार बंधुओं को जाहिरनामा की कापी देने की कृपा करें। माननीय नितिन जी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ ठीक। सबसे पहले मैं आपके मार्फत नागपुर की जनता का शुक्रिया, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 10 साल में उन्होंने जो अवसर मुझे दिया उसके कारण जो मैंने अलग अलग वचन पिछले 2 टर्म में दी थी लगभग वो पूरे हुए हैं। नागपुर का ये जो वचननामा है इसके लिए गिरीश जी, जयप्रकाश जी इन्होंने मिलकर अपनी एक टीम बनाई थी और हमने आउटसोर्स करके लोगों से भी सुझाव मांगे थे और वो सुझाव लाकर ये वचननामा फाइनल हुआ है। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अनधिकृत लेआउट्स और कुछ स्लम्स झोपड़पट्टी में
हमारी बहुत बड़ी आबादी रहती है और वहाँ कुछ जगह पर अनेक समस्या है और उनको सुविधा देने में कुछ लीगल अड़चने हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि देश की पहली और महाराष्ट्र की भी पहली ऐसी एक योजना हमने तैयार की थी और वो योजना का पायलट प्रोजेक्ट पहला था बांग्लादेश। बांग्लादेश में 3,500 घर है और करीब 25 से 30,000 लोग वहां रहते हैं। आप में से अनेक लोग नए होने के कारण शायद उनको पूरा इतिहास नहीं मालूम होगा। ये सुप्रीम कोर्ट तक ये नाइक तालाब यानी नाइक परिवार की जमीन थी और सुप्रीम कोर्ट में वो जीते हैं नाइक, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ये बस्ती खाली करो। ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके लिए वो जगह दी थी और बाद में वहां लोग रहने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको वेकेंट करो। और पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये कानून और व्यवस्था का सवाल है, हम इसको इम्प्लीमेंट करने में हमको अड़चन है, ऐसा एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया था। ये जब समस्या का अध्ययन करने के बाद करीब मेरे यहाँ उन कार्यकर्ताओं की वहाँ के एमएलए विकास कुंभारे और दीपक देवघरे करके वहाँ का एक सुशिक्षित व्यक्ति है हमारा कार्यकर्ता, तो सब जानकारी इकट्ठा की गई और ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस बांग्लादेश के लिए एक स्कीम तैयार की गई और स्कीम ये थी कि जो जहाँ बसे उनको मालकी हक से वो रजिस्ट्री करके नाइक जो है वो करके देंगे और वो मालकी हक से अपने मालिक बन जाएंगे और कारपोरेशन का टैक्स लग जाएगा, पानी का मीटर लग जाएगा उनको अधिकार से, इलेक्ट्रिक का मीटर लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि वो बैंक में मॉर्गेज कर सकेंगे, लोन ले सकेंगे। और इसमें बहुत अड़चने आई और आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो इसकी रजिस्ट्री करने के लिए इनकम टैक्स ने ऐसा स्टैंड लिया कि इसमें रेडी रेकनर के हिसाब से इसका रेट पक्का करके फिर इसके रजिस्ट्री की आपको रॉयल्टी ये रजिस्ट्री की फी भरनी पड़ेगी। फिर हमने देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट की और महाराष्ट्र सरकार ने विशेष बात करके कैबिनेट में निर्णय किया और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में रजिस्ट्री हुई। और इनकम टैक्स का जो प्रॉब्लम था उसके लिए सीबीडीटी के चेयरमैन काफी 5-7 बार दिल्ली मीटिंग हुई। आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को मैंने आमंत्रित किया, उनको समस्या बताई और पहली बार भारत सरकार ने भी आउट ऑफ वे जाकर एक्चुअल जो रजिस्ट्री हो रही है, जो कीमत है वो रेडी रेकनर के हिसाब से 5% भी नहीं थी, तो उन्होंने वो उस कीमत को पकड़ा और रजिस्ट्री शुरू हो गई। अभी तक 550-600 रजिस्ट्री हो गई और अभी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये पहला सफल प्रयोग हुआ है। अब इसी के आधार पर हमने महाराष्ट्र सरकार ने और देवेंद्र जी ने एक योजना लाई थी, झोपड़पट्टी के पट्टे दिए। तो पट्टे देने के बाद उसके ऊपर लोन नहीं मिल सकता या वो घर बना नहीं सकते। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश फॉर्मूला को नागपुर के सभी अनधिकृत लेआउट्स के जो जगह है वो और दूसरी और जो हमारी विशेष रूप से झोपड़पट्टी ऐसी है वहां उनको मालकी हक देकर हम उनको बसाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना घर अच्छा बना सके, घर के लिए बैंक से लोन ले सके और नागपुर स्वच्छ सुंदर होने में उनका सहयोग प्राप्त हो। तो पहली बात ये काम नागपुर में कम से कम अंदाजन 6 से 7 लाख की आबादी अनधिकृत लेआउट और झोपड़पट्टी में रहती है और ये जो यशस्वी फॉर्मूला बांग्लादेश का हुआ है, नया पहली बार देश में हुआ है, पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है कि जमीन जिसकी है उसने रजिस्ट्री करके मालक बनाया। तो ये योजना हम पूरे नागपुर में लागू करेंगे। जहां तक नागपुर में सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना, ये हमारी कोशिश है
और इसलिए अलग अलग जगह पर ये अच्छा बनाने के लिए नागपुर में कम से कम हम लोग अभी कुछ बगीचे हैं, उन बगीचों में व्यायाम करने का साहित्य भी मुझे एक कंपनी ने CSR दिया था, तो मैंने भी उसमें से करीब 70-80 बगीचों में सीनियर सिटीजन के लिए साहित्य लगाया। पर ये बगीचे जिस स्टैंडर्ड के है उतने नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि नागपुर में कम से कम 100 अच्छे बगीचे जो सभी प्रकार से आकर्षण का केंद्र हो, लोग वहां जा सके, ऐसे कुछ बगीचों में सुधार करेंगे, कुछ नए निर्माण करेंगे और कुछ जगह प्लांटेशन करेंगे, ऐसे बगीचे बनाएंगे। एक बात बहुत नागपुर की समस्या हो रही है कि आजकल बड़े प्रमाण पर रोड पर पानीपुरी, भेलपुरी, समोसा, चाइनीज सब खाने के लिए लोग जाते हैं और ये संख्या बहुत बढ़ रही है। पोहा वाले के भी धंधे लाखों करोड़ों में होने लगे, तरी पोहा के, तो वो लोग वही खाते हैं। हेल्थ और हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रही है। तो अभी इस समय हमारे डेवलपमेंट प्लान में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जो हम लोग फ्रूट वेजिटेबल मार्केट्स, उसके साथ इस प्रकार का फूड मॉल तैयार करें। तो ऐसे भी कुछ योजनाएं हमने तैयार की है। पहली बार फुटाड़ा में एक ऐसा प्लान किया है कि जहां 25 रेस्टोरेंट और 3 बड़े बड़े हॉल, जिसमें कम से कम 15,000 लोग एक समय खड़े होकर और उसी रेट में जो रोड पे खाते उसी रेट में मिले, और हॉकर्स जो है उनको भी इसकी व्यवस्था करें। तो हम नागपुर में ऑलरेडी 7-8 मार्केट पे तो लगभग काम शुरू हो गया। लंदन स्ट्रीट में ये प्रोविजन हमने की है अलग अलग मार्केट्स की। फ्रूट वेजिटेबल मार्केट का एक स्पेशल पैकेज है। महाराष्ट्र सरकार से उसको 100 करोड़ का अनुदान भी मांगा है, शायद मिलेगा। और अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, नीट एंड क्लीन होंगे, और ये सब मार्केट लोगों को फ्रूट वेजिटेबल्स और इसके सब की सुविधा होगी। मैं खुद किसानों में काम करता हूं और ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल और अनाज, फूड ग्रेन्स, इसके लिए हमारी एग्रो विजन की तरफ से किसान मार्केट, यानी किसान ही पैक करके लाएंगे, केवल हम उसको सर्टिफाई कि नहीं देखेंगे और वो बेचेंगे। तो रेडिसन के सामने जो जगह है वहाँ जो पब्लिक यूटिलिटी का प्लाट था सोसाइटी का, वो एग्रो विजन को मिला है और वहाँ जल्दी ही चुनाव के बाद हम बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल और फूड ग्रेन का मार्केट बनाएंगे और किसान खुद अपना माल लेके आएगा और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचेगा। तो रेट भी कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। हम क्वालिटी केवल चेक करके सर्टिफाई करेंगे। ये जो नागपुर में फ्रूट वेजिटेबल और फूड मॉल के करीब 50 मार्केट हम बना रहे हैं। आपको पता होगा कि होलसेल मार्केट गांधीबाग इतवारी में सेंट्रलाइज होने के कारण उसकी बहुत बड़ी समस्या है। आपको चलना भी मुश्किल है। मैं अभी इस समय प्रचार यात्रा में गया था तो हमारी गाड़ियां गई तो रोड पैक था पूरा, पैदल भी कोई जा नहीं सकता था। बहुत कठिनाइयां हैं। अब मेयो हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक, लकड़गंज पुलिस स्टेशन तक 4 लेन रोड बन रहा है और इस रोड पर महाराष्ट्र सरकार की PWD कारपोरेशन जो है, जिसके MD दीक्षित साहब है अपने मेट्रो के, उन्होंने ऑलरेडी नक्शे फाइनल होने तक लोगों से बातचीत हुई है। हम किसी को वहां से निकालेंगे नहीं, जितने लोग हैं उनको उतनी जगह देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। तो दही बाजार, पोहा बाजार, लोहा बाजार और जो हरिगंगा गंगाराम जी के ऑफिस से जो मार्केट था वो, उसके पीछे में कारपोरेशन की स्कूल और ऐसी छोटी छोटी 6 मार्केट्स हम वहां बना रहे हैं और वहीं के लोगों को वही एडजस्ट करेंगे। पार्किंग अंडरग्राउंड होगा। दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या थी होलसेल किराना मार्केट की, और हमने 47 एकड़ लैंड, ये जो किराना मार्केट जो है उसके लिए कलमना के बाजू में दी। उसका भूमि पूजन देवेंद्र जी और मैंने किया है। उसका आर्किटेक्ट, उसका डिजाइन, सब बातें मैंने खुद देखी और उसके कार्य का शुभारंभ हो गया। अब इतवारी का पूरा होलसेल किराना और ऑयल मार्केट, ये पूरा नागपुर के कलमना जाने के कारण इतवारी गांधीबाग का कंजेशन कम होगा। एक और एक प्रपोजल है कि जो पुलिस स्टेशन है गांधीबाग का, ये पुलिस क्वार्टर्स है, उसमें हम लोग एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और उसके साथ साथ वहाँ पार्किंग की सुविधा कर रहे हैं। करीब 300-350 कार, 500-700 स्कूटर्स और उसके साथ पुलिस के क्वार्टर भी पूरे रहेंगे
और हम कल्याणेश्वर मंदिर का एक 91 करोड़ का प्लान बना है, वहाँ 8 क्वार्टर है, तो पुलिस को अच्छे क्वार्टर बना के देंगे। पुलिस के जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्थ का लिए एक बड़ा जिम बना के देंगे और एक स्विमिंग टैंक वहाँ होगा, जिसका फायदा वहाँ के गरीब, क्योंकि वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, और सब पार्किंग होगा और कुछ कमर्शियल करके उससे रेस्टोरेंट तैयार करके उस पैसे से ये बनाने का प्लान है। ये जो हमारे ट्रक्स है जो शहर के अंदर आते हैं, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो वर्धमान नगर में एक फूड कॉर्पोरेशन के गोडाउन्स है, फिर ये अजनी में है, तो अभी काफी विचार करके हमने, माननीय देवेंद्र जी ने अपने अर्थ मंत्री थे तो बजट में 1200 करोड़ रुपए नागपुर में लॉजिस्टिक पार्क के लिए दिए, और फिर कलेक्टर साहब को जिम्मेदारी दी थी, और एग्जैक्टली जहां हमने ड्राईपोर्ट बनाया सिंधी में, जहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होगा, वहां हम लोग कुछ क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, जैसे लक्कड़गंज में लकड़ी आती है, मैक्सिमम बाहर से आती है और यहाँ काट के फिर बाहर जाती है, तो वही इस प्रकार की इंडस्ट्री का क्लस्टर, और सबसे बड़ी बात ये 1200 करोड़ का उपयोग करके देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क वहां हम बना रहे, और बुट्टीबोरी से टर्न होने के बाद नागपुर जिला और वर्धा जिला के बीच में टुवर्ड्स सिंधी जो जगह है, जो रिलायंस की रेलवे लाइन जाती है उसके आगे, उस पूरी जगह का उपयोग हमें लॉजिस्टिक पार्क के लिए कर रहे हैं, जो डायरेक्ट हमारे रिंग रोड से भी जुड़ेगी, और जिसके कारण शहर के अंदर का ट्रक ट्रैफिक एकदम कम हो जाएगा, शहर अच्छा होने के लिए उपयोग होगा। अभी जो अजनी का मल्टी मॉडल हब था, उसमें 1200 करोड़ रुपए NHAI ने मंजूर किए थे, और उस प्रोजेक्ट को भी डिजाइन किया गया। बीच में कुछ लोग कोर्ट में गए और उसके कारण अटका था। मैंने भी एक दिन तय किया कि अब इसको छोड़ दो, नहीं करना। तो अभी उसमें ऐसा हुआ कि रेलवे ने अपना अजनी और मेन स्टेशन 5 स्टार स्टेशन बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है, और अभी हम रेलवे की जगह के बजाय हम नहीं लेंगे वो जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था। एक्चुअली वो होता तो रेलवे के क्वार्टर्स, बगीचे अच्छे बनते हैं, पर वो देखकर उसको हमने ड्रॉप किया है। पर महाराष्ट्र सरकार की 3 जमीनें हैं, एक है इरिगेशन की कॉलोनी, दूसरी है हेल्थ डिपार्टमेंट की कॉलोनी नेशनल कॉलेज के बाजू में, और तीसरा है जेल। तो जेल को शिफ्ट करने के लिए जगह निश्चित हो गई है, और हम जेल उसी पैसे में बनाएंगे, और ये जेल जो है ये अत्याधुनिक जेल होगा, सब वेल इक्विप का होगा, उसकी जगह निश्चित हुई है, और जेल की जगह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की गोडाउन की जगह, और इरिगेशन की कॉलोनी और हेल्थ की नेशनल कॉलेज में पूरा बनकर। आप कभी इटली में गए होंगे तो शहर के मध्यवर्ती जगह पर एक ऐसे चौक होता है बड़ा, उसके आजू बाजू में दुकानें होती है, एक बड़ा स्तंभ होता है, और पूरे लोग वहां वाहन नहीं आते हैं, पैदल घूमते रहते हैं। और उस प्रकार का एक यूरोपियन हर देश में, हर शहर में ऐसा होता है। उसका डिजाइन अब शुरू है, और वो होने के बाद इसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनको प्रेजेंटेशन दिया गया है। जल्दी उसके काम की भी हम शुरुआत करेंगे। जो ट्रक्स है उसके कारण एक टर्मिनल NIT ने बनाया था, पर ट्रक वालों के मेंटेनेंस और दुरुस्ती के जो काम होते हैं वो भी लोगों को न्यूसेंस हो रहा है। तो नागपुर की चारों दिशा में जो रिंग रोड है उसके बाजू में बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स और ट्रक टर्मिनल्स और ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर, जहाँ बैंक्स होंगी, जहाँ रहने की सुविधा होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, ढाबे होंगे, और उसके साथ बड़े बड़े गोडाउन्स होंगे, ताकि ये जो ट्रक रिपेयर के और गोडाउन्स के नागपुर शहर के बाहर जाने से ये भी होगा, और ये इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जो एजुकेशन हब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिसका उल्लेख बहुत डिटेल में हुआ है कि हमारे यहाँ हमने भांडेवाड़ी में जो डंप यार्ड था उसकी जगह में, डंप यार्ड की जगह कम हुई, इसका कारण आप पूछेंगे, उसके पहले बता देता हूँ। हमने सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट की एक मैनेजमेंट की। वो मैनेजमेंट ऐसी की कि लिक्विड वेस्ट जो है उसमें से अभी पूरा पानी हम लोग अभी उसको प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो मर्यादित है, 300 mld तक है, और आने वाले समय में हमारे यहाँ करीब 800 mld पानी शहर में आता है। तो ये जो पानी का ये है, देखते हुए अभी हमने ये तय किया है कि ये पानी को शुद्ध करके
हम लोग कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को देते हैं, और कोराडी और खापरखेड़ा को देने के बाद हम लोग जो पानी है वो एडिशनल पानी नाग नदी में छोड़ देते हैं। एक गंभीर समस्या है कि नाग नदी के जो पानी आता है, जो हम लोग उसको छोड़ते हैं, वो और जो ट्रीट नहीं होता वो पानी अंबोरा तक जाता है, जहाँ 5 नदियों का संगम है, और वहाँ पानी खराब कर देता है। तो प्रायोरिटी पर एक योजना तैयार की है कि हमारी नागपुर महानगर पालिका का जो एक्सेस वाटर है वो और जो पानी ट्रीट करेंगे वो उसके आधार पर हम लोग ये जो उमरेड रोड से टुवर्ड्स जो रेलवे लाइन जाती है, ये कोही तालुका का एरिया है, वहाँ एक इरिगेशन की स्कीम बनाएंगे जिसमें महानगर पालिका इंटरेस्ट लेगी, और ये गंदा पानी पूरा उस तरह करीब करीब 6000 हेक्टेयर के लिए सिंचाई के लिए देंगे। और अगर कोही में कोई बड़ा इंडस्ट्री आए, बीच में प्रयास हुआ था कि रिफाइनरी आए, और रिफाइनरी के लिए काफी आगे तक हम गए थे, पर अभी तक उसमें यश मिला नहीं है। अगर वो कोई आता है तो उनको जो पानी लगेगा इंडस्ट्रियल, उसके लिए पूरा हम कोही के एमआईडीसी को देंगे, पर उसमें अभी तक कोई इंडस्ट्री अभी तक नहीं आ पाई। तो ये पानी इरिगेशन को जाएगा, आगे जितना बढ़ता जाएगा वो कोही में इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप होगा, वहां जाएगा। अब ये जो कचरा था, ये कचरा नागपुर शहर का उठाने के लिए हम 500 रुपए टन, 250 रुपए टन टिपिंग फी देते थे। अभी हमको ये कचरा उठाने की फी देने के बजाय महानगर पालिका को 50 रुपए टन मिल रहा है। ये जो 50 रुपए टन जो मिल रहा है, इसका कारण एक नीदरलैंड की कंपनी आई है, वो कचरे को सेग्रीगेट करेगी, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक, उसका रिसाइकलिंग करेगी, और जो एग्रीगेट है वो कंस्ट्रक्शन के काम में आएगा, और जो ऑर्गेनिक है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर वो सेग्रीगेट करने के बाद उससे सीएनजी और एलएनजी तैयार करेंगे 28 टन पर डे। और ये हमारे नागपुर के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। ये आपको पता है कि एक बैद्यनाथ ने एलएनजी पंप डाला है रिंग रोड पर, फिर अभी उन्होंने 3-4 पंप अलग अलग टाइप पर डाल रहे हैं। यहाँ कामठी रोड पर कौस्तुभ गुप्ता है, उन्होंने सीएनजी के पंप डाले हैं। नागपुर में पाइपलाइन से सीएनजी आने वाला है। इसकी विशेषता ये है कि 100 रुपए का डीजल जहाँ लगता है वहाँ 50 रुपए का सीएनजी लगता है, उतना ही। और इसलिए मारुति सुजुकी कंपनी ने मुझे बताया कि नागपुर में उनका सेल सीएनजी व्हीकल का बहुत बड़ा है, और विशेष रूप से जहाँ जहाँ ये पंप अवेलेबल है, लोग इलेक्ट्रिक सीएनजी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये विशेष रूप से नागपुर में बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रोजगार। पिछले 10 साल में मिहान में डायरेक्ट 68,000 लोगों को रोजगार मिला है, डायरेक्ट। और ये जो मिला है आईटी कंपनी में मिला है। कल मैं आईटी कंपनियों के सभी सीईओज और बड़े कंपनी मिहान के साथ मेरी मीटिंग थी, और मुझे बहुत खुशी है कि इस दिसंबर के पहले नागपुर में 1 लाख ये आंकड़ा पार होगा। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल ये दुगना तिगना एक्सपेंशन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उनकी बन रही है, और इसलिए आने वाले समय में वहाँ एक और हमारे टाल करके कंपनी 3,500 वहाँ रोजगार मिला हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि नागपुर अब एविएशन हब बना है। आप कभी इस एरिया में देखें या ऊपर से देखेंगे तो 8 से 9 विमान इंडिगो के लाइन में लगे हुए हैं, और वहाँ इंडिगो के पूरे विमान मेंटेनेंस के लिए अब नागपुर आते हैं। पहले दुबई जाते थे, सिंगापुर जाते थे। एक नई इंडस्ट्री डेवलप हुई है। एयर इंडिया का जो बोइंग ने बनाया हुआ एमआरओ है, वहाँ एयर इंडिया के विमान आते हैं, और इसका एक फायदा है कि विमान जब जाते हैं यहाँ से तो सस्ते रेट में, जहाँ जिस गांव में जाते हैं उस गांव में वेबसाइट पे आउट होता है और आपको टिकट मिलता है। तो लगभग रेलवे की इसमें जो रेट है उसमें कंपेरेबल इसमें लोग बाहर जा सकते हैं। तो बड़े प्रमाण पर अब एयर कार्गो हब, ये जो कंसेप्ट था, अभी एयर मेंटेनेंस, एयरलाइन, एयरपोर्ट, एयर यानी हवाई जहाज मेंटेनेंस, इस प्रकार का एक नया ये हुआ है। राफेल में फाइटर जेट पूरे नागपुर बन रहे हैं, और उनका 11 सीटर जेट इस साल दिसंबर में बन जाएगा। टाल में एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट बन रहे हैं। एक प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज में एविएशन इंजीनियरिंग है। तो अभी कोशिश हो रही है कि ये डेवलपमेंट जो हो रही है उसके हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन करें।
तो उस समय नागपुर के बीसी थे, इंडियन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आशीष काड़े यहाँ आए हैं। उन्होंने एडवांटेज विदर्भ में हमने जो सीओ थे उन्होंने आगे की डेवलपमेंट और लगने वाली मैन पावर और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल, उनके साथ इनका टाइप करके जिस प्रकार की डेवलपमेंट होगी उस प्रकार का कर रहे हैं। इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल में कर रहे हैं, आज हम टूरिज्म में कर रहे हैं। टूरिज्म में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और नागपुर में वर्ल्ड टूरिस्ट आते टाइगर के लिए, इससे टाइगर कैपिटल। तो निश्चित रूप से उसके लिए अम्बोरा का हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया। अम्बोरा में केबल स्टेट बीच बनाया, रेस्टोरेंट बनाया, 2 कैप्सूलेट लग गई, 400 लोगों का लाइट एंड साउंड शो है, वाटर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है। अभी हावरक्राफ्ट हमने खरीदी की है 2 और वो अभी चालू होंगे, इलेक्शन के बाद आएंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि वहां से पानी के ऊपर 1 फीट ऊपर से हावरक्राफ्ट भंडारा में जाएगा, बैक वाटर जाना, भंडारा टू अम्बोरा, ऐसे लोग आते रहेंगे। तो बहुत सुंदर हम लोग अम्बोरा को बना रहे हैं और अभी देवेंद्र जी ने 200 करोड़ रुपए उसके लिए दिए और मैंने हमारे डिपार्टमेंट से सीआरएफ में भी मैंने भी पैसे दिए और काफी कुछ काम वहाँ शुरू है। वहाँ वो जो खुटाड़ा में जिन्होंने फाउंटेन बना था उन्हीं का वहाँ हमने वहाँ उपयोग किया है। तो एक प्रकार से टूरिस्ट हब करके मेजोरिटी जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, ये सब टूरिज्म से 49% खर्चा उसके ऊपर होता है। तो नागपुर ये टाइगर कैपिटल है। तो अभी जब एडवांटेज विदर्भ हुआ उसमें अब इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि पूरे विदर्भ में क्या क्या करना चाहिए। तो जो टेक महिंद्रा के चेयरमैन थे केपी गुरनानी, अभी वो महेंद्र रिसोर्ट के बने, उनको मैंने हमारे लोगों के साथ, और वो महेंद्र का रिसोर्ट अब यहाँ डाल रहे हैं। वैसे बाकी भी बड़े बड़े रिसोर्ट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फूड जोन तैयार करेंगे। मेरा अंदाज है कि अम्बोरा प्रोजेक्ट से कम ग्रामीण और नागपुर के क्षेत्र के 10,000 युवाओं को अलग अलग प्रकार से रोजगार मिलेगा। और मिहान में अगले 5 साल में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि नागपुर शहर और जिले में कम से कम 1 लाख रोजगार मिहान में और बढ़े। और इसके साथ विदर्भ में, क्योंकि अक्सर मुझे लोग जब ये सब बात नागपुर की आप अच्छी तरह बताते हो तो विदर्भ के सब लोगों के नाराजगी के फोन आते हैं और मुझे पूछते हैं कि आप नागपुर की है क्या, हमारा कोई संबंध नहीं क्या। तो अभी इस बार हमने खासदार उद्योग महोत्सव के बजाय उसका नाम एडवांटेज विदर्भ कर दिया, क्योंकि विदर्भ का विकास होना ही उतना ही हमको प्रिय है। तो वहां भी हमने इस बार ये कोशिश की है कि विदर्भ में 5 लाख और नागपुर शहर में 1 लाख और नागपुर जिले में 1 लाख, ऐसा मिलाकर हम ये टारगेट 5 साल में पूरा करेंगे। और इसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग, कोल से क्या करना, टूरिज्म में क्या करना, मैग्नीज में क्या करना, ये सब बातों का एक डिटेल, ये अभी इसमें तो देना संभव नहीं हुआ, पर ये सब उसमें एडवांटेज विदर्भ ये इसके लिए कैटेलिस्ट करके काम कर रहा है। एक नागपुर की वाटर सिस्टम है, उसमें अभी 89 हमने टैंक्स बनाए और सिस्टम को सुधारा। बहुत जगह नागपुर इस समय खोदा जा रहा है क्योंकि हम पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो नेचुरली नागपुर में पाइपलाइन डालकर हम लोग बड़े प्रमाण पर जो अनधिकृत लेआउट से जहां टैंकर से पानी पुरोठा करना पड़ता है, काफी टैंकर बंद हो गए। और अभी हमने हमारे यहाँ जो कंपनी का उनका एक पूरा स्क्रीन पर एक पूरा ये तैयार है कि कहाँ कितना पानी जा रहा है, कहाँ कम है। तो जल्दी ही हम ये कोशिश करेंगे। अभी नागपुर में 60 से 70% लोगों को करीब 20-24 घंटे तक पानी है, पर अभी बाकी जगह नहीं है। तो 6 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा करे, पाइपलाइन पूरी करे। और 79 पानी की टंकियां हमने बनाई है और 10 टंकियों का काम चल रहा है और करीब 60 टंकियां ऐसी है जिसमें 2 टंकियों को जगह नहीं मिली है और 5 टंकियों के टेंडर निकालने के हैं। तो ये 100 के आंकड़ा जाएगा और इससे पूरे नागपुर में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। पानी में हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात हुई कि कनान का हमारे जो पानी है उसका एक्सपांशन हमने बंदारा बनाया, तो वहां से हमको 150 MLD पानी मिलता है। जो पानी सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ कि तोतलाडोह में पावर जनरेट होती है और वो पानी आता है पेंच में, और पेंच का पानी आता है पाइपलाइन से, नागपुर महानगर पालिका लेती है। तो वो पानी में फ्लो मीटर ही नहीं था, इरिगेशन वैसे ही पैसे लेती थी। अब फ्लो मीटर हमने लगाया और पेंच से लेकर गोरेवाड़ा तक
हमने 1300 करोड़ खर्चा करके पाइपलाइन डाली, तो पानी जो वेस्ट होता था वो भी होना बंद हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गंदा पानी है वो कोराड़ी खापरखेड़ा को देने के कारण 300 MLD उनका रिजर्वेशन कम हुआ, और जिसके कारण अब आने वाले 2070 तक नागपुर में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो 300 MLD पानी हमने दिया उसके कारण पेंच में से अब मौदा और रामटेक ये तालुका में जो किसान चिल्लाते थे, जिसके ऊपर जायसवाल जी बार बार कहते थे ये उनकी वो समस्या सॉल्व हो गई। अब टेल एंड तक इरिगेशन का पानी भी वहां जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज नागपुर में यह है कि जो एयरपोर्ट है हमने संकल्प किया था और दोनों जाहिरनामे में उसका उल्लेख था। पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया हुआ है। अब वो उसके डिटेल मेरे पास है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी वो क्लियर करे, एक तो रिजेक्ट करे या अप्रूव करे, ताकि हम आगे जा पाए। और वो एयरपोर्ट होने के बाद हम लोगों के लिए वहाँ मॉल्स बन रहे, काफी बड़ा प्लान है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और उसके साथ साथ एयरपोर्ट के साथ सब स्टेशन अच्छे हुए। जो ब्रॉडगेज मेट्रो का मैंने आश्वासन दिया, तो उसकी दिक्कत ये थी कि हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक जाम है रेलवे में कि मुंबई से कलकत्ता और दिल्ली से चेन्नई ये दोनों रूट नागपुर से जाते हैं, और नागपुर टू वर्धा तो बहुत ही पैक है। और इसलिए नागपुर टू वर्धा 4 लेन कर रहे हैं हम लोग, नागपुर टू इटारसी 4 लेन कर रहे हैं, नागपुर टू गोंदिया 4 लेन कर रहे हैं, नागपुर टू इसके बाद ये जो नागपुर टू वर्षा लाइन है वो ब्रॉडगेज बन रही है। नागपुर टू रामटेक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब रेलवे का जो नेटवर्क है वो डबल जब तक नहीं होता तब तक ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में तकलीफ थी। इस 1 साल में ये रेलवे के 4 लेन के ट्रैक्स हो जाएंगे, तो ब्रॉडगेज मेट्रो नागपुर से गोंदिया, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से रामटेक, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, काटोल, नरखेड़ होके, और नागपुर से नरखेड़ से अमरावती, और नागपुर वर्धा से अमरावती, और नागपुर से चंद्रपुर बल्लारशाह तक हम जोड़ेंगे। तो ये एक फास्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि नागपुर का रिंग रोड 49 किलोमीटर है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 125 करोड़ दिए हैं। एक इलेक्ट्रिक केबल लगाएंगे, और स्कोडा कंपनी में मैं जेकोस्लाविया गया था, उनका प्लांट लाने के बारे में भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये 1, 2 या 3 बस जोड़ेगी, और ये पूरी रिंग रोड पर दिन भर घूमती रहेगी। साधारण 20-20 मिनट में एक बस होगी, और जगह जगह पर मेट्रो के स्टेशन को भी ये करेगी। और जिसके कारण मुझे विश्वास है कि नागपुर के एक दिशा से दूसरी दिशा जाने का जो प्रवास है वो सस्ता भी होगा, और ये पूरे इलेक्ट्रिक पर होने के कारण इसका टिकट रेट काफी डीजल बस की तुलना में 25% सस्ता होगा। बसेस एयर कंडीशन होगी। तो ट्रांसपोर्ट में हमने पूरी चिंता की है। दोनों स्टेशन हमारे अच्छे हो रहे हैं। इतवारी स्टेशन अच्छा हो रहा है, बाद में गोधनी स्टेशन अच्छा हो रहा है, और नागपुर से वर्धा के स्टेशन भी ब्रॉडगेज मेट्रो के इसमें से हम अच्छे करेंगे। तो नागपुर का सर्वांगीण विकास होने के लिए हमने 3 और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। एक था कल्चरल, जिसमें सुरेश भट्ट सभागृह बना। उसी प्रकार से नागपुर में वाड़ी के बाद पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की जगह पर हम 2000 कैपेसिटी का वसंतराव नाइक इनके नाम से एक बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं, और 300 करोड़ रुपए वहाँ एग्रो कन्वेंशन सेंटर के लिए मंजूर हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने और देवेंद्र जी ने उसमें विशेष रूप से मदद की है। उसका टेंडर निकल गया है, हम भूमि पूजन नहीं कर पाए। और जो रिंग रोड है उसके बाजू में एक 5 स्टार या 3 स्टार होटल निकाल रहे हैं, ताकि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जब होगा तो वर्ल्ड से लोग यहाँ आएंगे, तो उधर भी व्यवस्था उनके रहने की होगी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये कन्वेंशन सेंटर अगर साल भर चला तो ये कम से कम 30,000 40,000 एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट क्रिएट करेगा, जो नागपुर की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। नागपुर में स्पोर्ट्स इवेंट हमने अच्छी की। अब एक प्रयास ये है कि नागपुर की हर विधानसभा क्षेत्र में 2 स्विमिंग टैंक और ऐसे कम से कम 12 नए हम तैयार करेंगे। हेल्थ क्लब जो है, बिहान में एक स्विमिंग टैंक और एक हेल्थ क्लब तैयार किया है, जिसमें 1500 से 2000 लोग एक समय व्यायाम कर सकेंगे, और उसमें महीने का रेट केवल 500 रुपए होगा, ताकि हमारे गरीब घर के लड़के वहां आए और उसमें जाए। करीब जो 350 स्टेडियम्स हैं
कुछ रात को क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसे उसका अध्ययन हमने किया, कुछ प्लानिंग भी किया, कुछ व्यवस्था भी की। और एनआईटी के पास जो प्लांट है जिसमें जो गंदा पानी उपलब्ध होता है, वो हम उस ग्राउंड को स्कूल, कॉलेज और महानगर पालिका और यहाँ प्लांट से जितना पानी निकलता है, नागपुर की गवर्नमेंट स्कूल हो, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो, प्राइवेट स्कूल हो, और नागपुर में कंस्ट्रक्शन के लिए पानी लगता है उसके लिए हो, ये रिसाइकल किया हुआ पानी हम पूरी तरह प्लांटेशन के लिए हो, सब जगह उसका उपयोग करेंगे। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर नागपुर के रिंग रोड पर ग्रीन प्लांटेशन मेरे एक मित्र और मैंने किया है, बहुत सुंदर अभी हुआ है। उसी प्रकार से सब रोड पर प्लांट लगा रहे हैं। थोड़ा मैं नागपुर की जनता को अपील करता हूं कि इस प्लांट में पानी देना, इसकी रक्षा करना, उनका भी हमको सहयोग मिलेगा। एक योजना है, अभी तक उसमें कामयाबी उतनी नहीं मिली, बीच में आई थी। एनआईटी ने कोशिश की थी कि नागपुर में जिनके बड़े घर हैं और जो फ्लैट सिस्टम है, वहां कम से कम एक ऑरेंज का अच्छा पेड़ लगाए। और हम कोशिश करेंगे कि जो अच्छे क्वालिटी के ऑरेंजेस है, उस नर्सरी से हमने कांटेक्ट किया है। वो कलम तो बहुत महंगी है, पर कोशिश करें कि 50 से 60 रुपए तक हम एक एक कलम लोगों को देंगे। और ऑरेंज सिटी के हिसाब से हर अच्छे घर में एक ऑरेंज का प्लांट लगेगा। ये शहर में हम लोग कम से कम 25 लाख प्लांट लगाने का हमने प्लान किया है, इंक्लूडिंग मिहान। कल मिहान के सभी सीओज को मैंने कहा कि मिहान में कम से कम 2 लाख प्लांट लगने चाहिए 3 मीटर के ऊपर के। हमने अनेक जगह पर ट्रांसप्लांटेशन भी किया है। और विशेष रूप से जो कंक्रीट रोड है, ये देश में पहली बार व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सस्ते में हमने बिटुमेन रोड के ऊपर कंक्रीट की लेयर रखी है। दोनों बाजू में ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर के लिए व्यवस्था की है और वाटर कंजर्वेशन की भी व्यवस्था की है। और ये बहुत लोग चर्चा करते हैं कि कंक्रीट रोड क्यों बनाते हैं, इससे तो तापमान बढ़ता है। प्रॉब्लम है कि नागपुर ये ब्लैक कॉटन सॉइल है और यहाँ डांबर के रास्ते 1 साल भी टिकते नहीं, फिर बरसात में रास्ते खराब होते हैं, फिर आप लोग फोटो छापते हैं कि क्या हो रहा है। इधर कंक्रीट के बना है तो उस पर भी आप लेख लिखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कुछ लोग ऐसी बेबुनियाद बातें करते हैं कि इसके कारण हुआ। तो पहली बात, पूरे नागपुर के रोड छोटे बड़े आप जरूर देखिए। स्मार्ट सिटी पार्टी के एरिया में कितना सुंदर बना हुआ है, कितने कंक्रीट रोड बने हुए हैं। आप उत्तर नागपुर में रिंग रोड के बाद 40-50 हजार की पॉपुलेशन, वो जो अपना छिंदवाड़ा रोड है उसके बीच में और ये रिंग रोड के बीच में, अब नया रिंग रोड भी वहां हो रहा है। कितना सुंदर डेवलपमेंट, 8-8, 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें हो रही है। तो एक प्रकार से नया नागपुर, और गरीब लोगों को लैंड कॉस्ट वहां कम है, तो एक अच्छे स्मार्ट सिटी के लिए नागपुर बने, ये हमारी कोशिश है। और मुझे लगता है ऐसे और अनेक इंटरेस्ट हमने उपक्रम लिए हैं। नागपुर को डीजल पेट्रोल पोल्यूशन से मुक्ति देना, ये हमारा बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना, सीएनजी के व्हीकल लाना, ट्रक लाना, बसेस लाना, और धीरे धीरे डीजल का उपयोग नहीं के बराबर करना, ताकि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ हम बहुत अच्छा बड़ा गार्डन बना रहे, थोड़े कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस है। तेलंगखेड़ी को अच्छा बनाने की योजना भी हाथ में ली है, दोनों भी हम पूरे करेंगे। म्यूजिकल फाउंटेन का अभी हाईकोर्ट में निर्णय फेवर में था, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, केस लगेगी। वो क्लियर होने के बाद वहाँ जो गंदा पानी तेलंगखेड़ी के जाता है उसके कीड़ों ने केबल खा ली, जिसके कारण 6 करोड़ का नुकसान हुआ। अब केबल विथ मेटल कवर, ऐसा काम लगभग पूरा होते हुए आया है। और अब जब परमिशन सुप्रीम कोर्ट की मिलेगी तो म्यूजिकल फाउंटेन विधिवत शुरू होगा। तब तक ट्रायल इसमें ही लाखों लोगों ने म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद लिया है। तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। टाइगर कैपिटल के साथ अंबोरा उसके साथ बनेगा और नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक अच्छी बात, एम्प्रेस मिल के सामने हम 15 लाख स्क्वायर फीट का टेक्सटाइल मार्केट बना रहे हैं। गांधी बाग, इतवारी और केड़ी बाग रोड, यहाँ के सब कपड़े की दुकानें वहाँ आएंगी। 3 मंजिले दुकानें हैं और फिर 3 मंजिले ऊपर में हम लोग टेक्सटाइल फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट की। ये महिलाओं के और पुरुषों के जो अलग कपड़े हैं, नक्शी काम है, ये है। वो एसोसिएशन के साथ बात हुई और उन्होंने भी अपनी जगह फैक्ट्री सब वहाँ लेके जाएंगे, दुकान पे जाएंगी। और इसमें से 10,000
पूर्व नागपुर में मोमिनपुरा, महाल, इतवारी, गांधीबाग, ये जो एरिया में महिलाएं अलग अलग प्रकार की काम करती है, उनको इसमें रोजगार मिलेगा। और इसलिए सांस्कृतिक महोत्सव में आपके सहयोग से आपने देखा होगा कि हमने मेहंदी लगाने का कार्यक्रम किया था। 20 रुपए जिसने लगाई मेहंदी उसने दिए, 80 रुपए हमने दिए। 36,000 महिलाओं ने मेहंदी लगाई और 370 महिलाएं। मुझे इसलिए मालूम हुआ कि कल वो महिलाओं की मीटिंग हुई तो उसमें करीब 150 महिला बुर्का पहनी हुई थी। तो ये 370 महिला में से 90% महिला दलित और मुस्लिम समाज की थी और उनको मेहंदी की कला सीखने से उनको रोजगार मिला। तो अभी वो हमारी धोटे जो है वो अभी विदेशों में जा रही महिलाओं को लेके, तो मैंने उसको बोला है कि मेहंदी निकालने का एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कॉलेज उसको खोलने के लिए मदद कर रहे हैं ताकि ये कला बढ़े। तो अब ऐसे बहुत सी बातें हैं कि नागपुर में अलग अलग लोगों को रोजगार कैसे मिले। हॉस्पिटलिटी का मेरे साथ भी मीटिंग हुई, मैंने उनको कहा कि वेटर्स, शेफ, इसके लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आप बनाइए ताकि देश में हमारे लोग ट्रेन होके जाए, उनको रोजगार मिले। तो बहुत जगह पर कुछ बातों का उल्लेख इसमें हुआ है, सब डिटेल तो और भी कुछ है। केवल 2 काम जो नहीं हुए थे वो मैंने बताया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ब्रॉडगेज मेट्रो, जिसका मैंने खुलासा किया है। बाकी हमने जितना कहा उससे ज्यादा किया है। अब ये तो आप पूर्व नागपुर में जाते नहीं होंगे, सब इधर ही रहते हो। ये कृष्णा खोपड़े ने 9 अंडरपास और 7 ब्रिजेस मेरे तरफ से बनाए और अभी महाराष्ट्र सरकार से बनाकर रिंग रोड पर इधर करके वो ब्रिजेस की संख्या भी 7-8 है। मोहन मते जी ने भी अपने रिंग रोड पर 3 ब्रिजेस मंजूर हुए। तो नागपुर ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सब दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण बना है। वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट नागपुर में आएगी और हम नागपुर को हिंदुस्तान का सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पहले 5 शहरों में नागपुर को लेके जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से ये पूरा होगा और इसलिए ये वचननामा है। पर एक बात का अनुभव मुझे आया, वो आखिरी मुद्दा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में हार्ट दिव्यांगों के लिए हमने पार्क बनाया देश का अच्छा। ये सब बनाने के बाद मुझे इस बात की अनुभूति इस बार चुनाव में आई कि लोगों का प्रेम और विश्वास, ये देखकर मैं हैरान हुआ। एक दोनों पैर जिसके टूटे थे वो अपने गाड़ी पर दौड़ते दौड़ते गुच्छे लेके मेरे स्वागत के लिए दौड़ रहा था। अनेक सीनियर सिटीजन, कोई 85-90 साल की थी, चलना नहीं होता था, मेरे लिए रुके थे 2-2 घंटे। तो एक बात ये अनुभूति हुई कि जो कुछ काम करते समय अपेक्षा नहीं की थी, पर लोगों का प्रेम, विश्वास, जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो काम किया है उसका फल मुझे इस बार ये प्रचार यात्रा के दरमियान देखने के लिए मिला। सब समाज के, सब जाति के, सब धर्म के लोग रास्ते पर आकर दिल में खुशी से चेहरे पर जो स्वागत कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक लाइफ की मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। उनका मेरे ऊपर, हमारे पार्टी पर, हमारे अलायंस के ऊपर जो लोगों का प्रेम था, वो उसके लिए मैं अपना ऋण व्यक्त करता हूं। और इन लोगों का ऋण व्यक्त करने के लिए मैं विश्वास देता हूं कि जो कुछ 10 साल में काम हुआ वो तो ट्रेलर था, और आगे जाकर रोजगार से लेकर सुंदर स्वच्छ शहर तक सब प्रकार की सुविधाएं, उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सी बातें मैं बता नहीं पाया। ये सब बातें करके हम नागपुर को दुनिया का अच्छा शहर बनाएंगे। देश का पहले 5 शहरों में नागपुर को लेके जाएंगे। ये जो वचननामा तैयार हुआ है, इसमें हमारे गिरीश व्यास, बाद में जयप्रकाश गुप्ता, गिरधारी मंत्री, इसमें सब कमेटी है। उन्होंने खुद अध्ययन करके, लोगों से बातचीत करके उन्होंने ये तैयार किया है। इसमें से किए हुए कामों में कुछ आया, कुछ ताजबाग का 200 करोड़ बिल है। हमने, हमारी सरकार ने, ड्रैगन टेम्पल है हमारा टूरिस्ट सेंटर है, वर्ल्ड का बहुत सुंदर जगह है। मैं बहुत बार बार सुलेखा को धन्यवाद देता हूं। और मेरा खुद इच्छा है कि चुनाव खत्म हो बहुत दिनों से, कि 2 घंटे जाके भगवान गौतम बुद्ध के पास जाके बैठू। इतना सुंदर वहां अच्छा बनाया हुआ, वो भी उसको 200 करोड़ मिले। दीक्षा भूमि के लिए बड़े प्रमाण पर अनुदान मिला। माता कचेरी की जगह वो काम शुरू हुआ, छिचोली का काम शुरू हुआ, हमारे यहाँ ताजबाग का भी 2nd फेज का काम शुरू हुआ।
कोई अभी कल्याणेश्वर मंदिर को 91 करोड़ रुपीस का वो भी प्रपोजल तैयार हुआ। अम्बोरा में बड़ा शिव मंदिर बन रहा है, वो भी पूरा हुआ। तो बोलने के लिए तो मुझे 4 घंटे लगेंगे, इसलिए आप कुछ बातें बताई है, कुछ बताने भी लोग 1 रुपए का काम करते हैं और 10 रुपए की बात करते हैं, और हमारा प्रॉब्लम है कि हम 10 रुपए का काम करते हैं और 1 रुपए का बताते हैं। खैर, आप लोगों का प्रेम है, ये बहुत अच्छे जनता के सुझाव लेकर ये दिया है, और ये पूरे अगले 5 साल में हम पूरे करेंगे। और जैसे आज 10 साल का मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड दिया, वैसे इसका रिपोर्ट कार्ड अगले 5 साल के बाद आपके सामने जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक एक जन पूछे, जरूर पूछे। आपने बताया कि 79 जलकूप जो है वो बन के रेडी है और कुछ बनने वाले, मतलब 100 संख्या हो जाएंगे टैंक्स की पानी के। अभी हाल ही में बेंगलोर में बहुत काफी जल संकट आया, लोग अपने फ्लैट और घर छोड़ के जाने लगे। दैनिक भास्कर, बड़े बड़े अखबारों में भी रिपोर्ट आई है। इसी तरह से कल पूना के भी कुछ हाल हो गए। नागपुर को आप देखते हैं, नागपुर को विश्व स्तर का एक शहर बनाने की बात हमेशा करते हो, किया भी आपने, लेकिन आने वाले 25 सालों तक नागपुर को इस तरह की कोई त्रासदी न। सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी ऐसी 100% पक्के देता हूँ कि आज से 25 साल न नागपुर शहर में कभी पानी की दिक्कत आएगी न समस्या आएगी। प्रॉब्लम हमारा वो नहीं है, प्रॉब्लम हमारा ये है कि पानी की हमारे पास पहले ये तोतला डोज है, इसमें मध्य प्रदेश से पानी आता है। ये पहले 25%, 30% तो हमारा रोज हार्ट बीट बढ़ती थी। अभी पिछले साल ये 95% हुआ और इस समय जब खर्चा करके अब धूपकाले में तो वो 60% था। अभी पेंच का है, कनान में हमने बंदारा बना लिया, वो भी हमारा 150-500 ml पानी है। प्रॉब्लम हमारा ये है, जो आपको बताना मैं नहीं चाहता था पर पूछे तो बता देता हूँ, कि हमारे पास 750-800 ml पानी आता है और हमारे पास 350-400 ml का हिसाब है। 400 ml पानी कहाँ घुस रहा है, किसके यहाँ जा रहा है, इसका हमको पता ही नहीं है। तो दिस इज ए प्रॉब्लम। अब उसको कंप्यूटर पर एक एक जगह पाइपलाइन डाल के कोई लीकेज है, ये है। तो मैं आपको बताता हूँ, पानी की कमी नहीं है, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन और नियोजन की कमी थी, उसमें काफी सुधार कर रहे हैं। और बहुत अच्छा प्लानिंग इतना सुंदर है कि जैसा हम कंक्रीट रोड बनाते वैसे वो खोदने के लिए आता है और पाइपलाइन आता है। अब ये दुर्भाग्य है कि कोई एजेंसी में तालमेल ही नहीं होता। मुझे बड़ा डर होता है कि ये प्रॉब्लम है। तो आप चिंता मत करिए, पानी की कोई समस्या नहीं। आपको यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इनपुट्स मिले, उसको प्लीज शेयर करिए। और यूथ के लिए आप नागपुर में क्या करेंगे? युवाओं के लिए एजुकेशन और रोजगार। अब इसके बाद नागपुर के किसी भी लड़के को उच्च शिक्षा के लिए मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब नर्सिंग मुंजी KG to PG यहाँ आ रहा है, और ट्रिपल IIT है। IIM नागपुर का हिंदुस्तान का अच्छा है, लॉ स्कूल है, अब ये 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो नागपुर में एजुकेशन के लिए युवाओं को अब सबसे अच्छी फैसिलिटी मिली है। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षण और बाल बच्चों के लिए शिक्षा, इसमें भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन का हमने प्लानिंग किया है। कारपोरेशन की कुछ स्कूलें जो चला नहीं पाए, अभी उसमें भी दयाशंकर तिवारी जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग करके अच्छी स्कूलें चल रही है। पर अगर जहां हम नहीं कर पाएंगे तो वहां हम लोग कोई जो स्कूल का 100% रिजल्ट है और जो पहले रेपुटेड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करने की भी कोशिश करेंगे। तो एक तो शिक्षा है, दूसरा रोजगार है, और रोजगार के बारे में डिटेल आपको बताया। तीसरी बात, पूना, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जो लोग गए थे वो धीरे धीरे अब नागपुर आना शुरू हुआ है, और नागपुर में जो नए लोग हुए उनको रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे परिसर में जब पब्लिक ओपिनियन दी जाती है तो आप सबसे पहली चॉइस है, 70% लोग आपके फेवर। हाँ, मोमिनपुरा में। अरे आपके मुंह में घी शक्कर। आपके बारे में कितना फेवर है? देखो, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मेरी अच्छाई को भी जानते हो और कमियों को भी जानते हो। जिंदगी में राजनीति में जो होगा सो होगा। ये जात पात, सांप्रदायिक और जातीय राजनीति में नहीं करूंगा, और इसलिए मैं मैंने कोविड में जो काम किया,
मैं आरोग्य सुविधाओं का, कैंसर, हार्ट पेशेंट का काम करता हूं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अभी सिकल सेल और थैलीसेमिया, ये शेड्यूल कास्ट समाज की सबसे बड़ी चैलेंजिंग समस्या है। दुर्भाग्य से समाज को इसके धोखे के बारे में पता नहीं है। मैं एम्स में, मेडिकल और मेयो में केवल सिकल सेल और थैलीसेमिया शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल वार्ड, स्पेशल रिसर्च सेंटर कर रहा हूं। मैंने अभी 50 लड़के शेड्यूल कास्ट समाज में से जिनकी जान जाने की स्थिति थी, उनसे 5 करोड़ का CSR कोल इंडिया से लाया। डॉक्टर रुगवानी और टीना अंबानी और मैं, रिलायंस में बड़ा कार्यक्रम हुआ और उनको 10 लाख रुपए पर ऑपरेशन के साथ बोन मैरो का 50 लड़कों का ऑपरेशन किया। तो नेचुरली ये जो कुछ मैं करता है वो तो पॉलिटिक्स नहीं था, मेरे पास तो विदर्भ से भी लोग आते हैं, पर लोगों में जो कुछ काम हुआ उसके प्रति जो प्रेम मिला है। मुझे ईद के दिन मैं मुबारक देने के लिए मोमिनपुरा गया था, रात को 12 बजे गया और 10-5 मिनट में वहां 3-4 हजार लोग इकट्ठा हो गए और नारे देने लगे मेरे का। अब आचार संहिता है, मैं बोला इनके नारे छूटेंगे, मेरे ऊपर केस रजिस्टर होगी। मैंने 5-7 लोगों को दौड़ते हुए गाड़ी में बैठा और निकल गया। तो ये लोगों का प्रेम है। अगर यही हमारी पूंजी है तो अच्छी बात है कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, मैं नाम नहीं लेता, कई कांग्रेस वालों के सब काम मेरे पास आते जो आज मेरे विरोध में घूम रहे हैं। एक विरोध में घूम रहे थे, वो जेल में जाने की स्थिति में थे और उनकी अरेस्ट मैंने बचाई थी। अब मेरे खिलाफ चुनाव में लीडिंग प्रचार में जा रहे हैं, पर मुझे आक्षेप नहीं है। नहीं आई ने वो ऐसा है कि सब जगह मेट्रो नहीं जा सकती। मेट्रो का खर्चा पर किलोमीटर 325 करोड़ नागपुर का है, अब वो 450 करोड़ का। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। एक वो जो इलेक्ट्रिक बस की बात की ना मैंने, ओव्हरब्रिज मुळे ती बस जाऊ शकणार आहे असं त्याला म्हणायचं। अभी नहीं हो सकता। अरे भाई वो पुल 1200 करोड़ का हुआ, ये नागपुर महानगर पालिका मुझे 12 रुपए नहीं देती। ये सब पैसा मैं अब कैसा, अभी ज्यादा इसकी चर्चा होगी तो देश में मैं अड़चन में आऊंगा। ये इतना नहीं होगा। आपकी भी एक पार्टी बन गई क्या? एक हाथ ऊपर करो मैं। हाँ, यस यस, आप खड़े हो जाइए, पूछे, बाकी चुप बैठ जाए। आता आपलं जे विदर्भ मित्र मंडळ आहे आणि पुण्यातले जे विदर्भ आहे त्यांचं एक मित्र मंडळ आहे, ते 50,000 आपल्या इथून जे नोकरी आणि रोजगारानिमित्त पुण्यात गेले, अशा 50,000 युवांना परत आणत आहे 2 दिवसाकरता आणि मोफत व्यवस्था केली आहे त्यांनी। याचा अर्थ इथून 50,000 आपल्या मुलं तिकडे शिक्षण रोजगारासाठी गेले भाई, खरी गोष्ट आहे। यानंतर नाही झालं असं, तेच तर सांगितलं। सिम्बॉसिस आलं इथे, मेजॉरिटी लोक कुठे, मी तुम्हाला सांगतो, MBA आणि याच्याकरता जास्त जायचे, सिम्बॉसिसला जायचे। मी स्वतः सिम्बॉसिस मध्ये माझा ऍडमिशनचा कोटा आहे सगळ्या देशात। मी नागपूरच्या मुलांना लाईनीने सिम्बॉसिस मध्ये ऍडमिशन करून दिल्या। आता ते सगळे आता नागपूरला करायला आपण करतो, इथे करतात, त्यामुळे आता जाणार नाही। एक आर्टिकल छपा रोजगार को लेके कि पिछले 15 वर्षों में विदर्भ में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। 1996 का इंदौरामा छोड़ दिया गया, तो नागपुर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ऐसा कहना है उनका। तो आप अब उस व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी 450 करोड़ यहाँ ये जो अपना मदर डेयरी का प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, 40 लाख लीटर दूध पर डे करेंगे, कम से कम 10 लाख किसानों का दूध लेंगे और यहाँ से पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे, जिसका विदर्भ के इकोनॉमी को फायदा होगा। अब ऐसे बहुत से यूनिट आए हैं, खुले हैं। अब आप इस पर वो कोई कुछ लिखता है तो उसमें क्या कहना। हाँ, देखो, आप इतने एक जगह बोलेंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके आपका आभार मान के जाऊंगा। आप एक जन हाथ ऊपर करिए, मैं बताऊंगा। हाँ, बोलो, आपने पूछा है प्रश्न, आप पूछे। एक मिनट। सर, पहाड़ी एरिया का पुलिया जो है अभी तक बना नहीं, 10 साल हो गया, वहाँ के बहुत सारे नागरिक जो है नाराज, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 70-80% पुल का रिलीफ मिल गया, आधा पुल इनॉग्रेट हो गया है, बाकी का पुल मैक्सिमम जून तक पूरा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। विकास के बारे में सब पता है, आपका विकास पुरुष है,
नागपुर के आप सांसद रहे हैं, आपकी उम्मीदवार है, मूलभूत सुविधाएं जो जनता की है नागपुर की, इससे पानी, बिजली, इनके बिल आसमान छू रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नागपुर में नाग नदी पर 2400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 3 विधानसभा क्षेत्र, पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर और पश्चिम नागपुर, इस क्षेत्र के पूरी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन रही है। और महानगर पालिका को यह सही बात है कि अपनी ड्रेनेज सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, और महानगर पालिका अपने पैसे से बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में कर रही, और 6 जगह पर बहुत अच्छी सिस्टम हम लोग करेंगे, जिससे ये पूरा अच्छा होगा। नाग नदी के नीचे में पाइपलाइन डालकर ये ड्रेनेज का पानी पूरा भांडेवाड़ी जाएगा, और ये काम अब लगभग 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। ये ड्रेनेज का भी प्लानिंग किया है, ड्रिंकिंग वाटर का भी किया है, और बरसात में जो पानी जगह जगह पे आता है उसमें भी हम लोग अध्ययन करके उसको भी सॉल्व करेंगे। बस हाँ, एक सध्या मी निवडणूक लढवत आहे, माझे मतं खराब होतील अशा ना काही प्रश्न विचारू। संजय मुलगी खूप अच्छा, एक वो लड़की आखिरी में पत्रकार है आप? हाँ बोलो, एक आप बोलो, एक लेडी आप थांबा, लेडीज हाँ। बाजू में आप नाही, मी बर्ड हे होत नाही कन्सिडर, ते जे त्याची डेफिनेशन वेगळी आहे आणि त्याच्यात सिकल सेल आणि थॅलिसेमिया कव्हर होत नाही। पण एक तुम्हाला एक अजून चांगली गोष्ट सांगतो, वर्धा रोडवरून तुम्ही गेल्यानंतर जिथे रिंग रोड क्रॉस होतो तिथे एक बर्ड पार्क बनवला आपण देशात, बर्ड पार्क। तिथे आंब्याची झाडं आहेत, चिक्कूची झाडं आहेत, सगळ्या फळांची झाडं आहेत, तिथे एक कॉफी शॉप आहे, त्याचा आता पार्किंगवरती कंपाऊंड वॉल झालेली आहे, आणि तिथली फळं फक्त माणसाला तोडता येणार नाही, ती फक्त पक्षीच खाऊ शकतील असा बर्ड पार्क तयार झालाय। निवडणूक झाली, निकाल लागल्यानंतर त्याचं उद्घाटन होईल, आणि हा भारतात पहिल्यांदा झाला। दिव्यांग पार्क, याच्यात टच थेरपी, स्मेल थेरपी, वॉटर थेरपी, इंटरनॅशनल स्टँडर्डचे इक्विपमेंट आहेत, तुम्ही एकदा बघायला जा। आपण या वेगळ्या प्रकारचे इनिशिएटिव्ह घेतले। हा लास्ट 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 हाय, हा बोला। आता मी अहो रोज याच्यावर ओरडतो, तुम्हाला माहिती नाही का? मी सांगतो की पेट्रोल डिझेलच्या गाड्या विकत घेऊ नका। 2004 पासून 1 साइडेड एकतर्फी बोंबलणं सुरू आहे माझं। मी आपल्या सगळ्यांना खूप आभार मानतो, सगळ्यांना धन्यवाद देतो, आणि मला निवडणुकीत तुमचेही पण आशीर्वाद पाहिजे आणि मत पाहिजे। एक छोटासा विषय आहे, ऍडव्होकेट धानू उर्फ दादासाहेब वलखरे हे भोई समाजाचे अध्यक्ष आहेत, आणि या दादासाहेब या इकडे समोर या, समोर। वलथरे साहेबांनी माझ्या सपोर्ट करता आपलं कॅन्डिडेटवर विड्रॉ केलाय आणि मला समर्थन दिलं, मी त्यांचं स्वागत करतो। बुलढाण्याचे माजी आमदार प्रवीणजी आपलं स्वागत करतात। प्रवीणजी माथुर ओके, सगळ्या जेवण करून जा आपण।